ठीक है। CFI का मतलब होता है आपका जनरली सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। पहले मैं आपको सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से समझाता हूँ, ठीक है। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, इसके अंदर आपके बैंकिंग और सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट तक की मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि बैंक्स कैसे वैसे जनरली स्कैम करते हैं या फिर कैसे करते हैं। स्कैम तो नहीं कह सकते, इट्स टोटली बिजनेस, बट वो मेरी नज़र में स्कैम मुझे लगता है, ठीक है। तो प्राइवेट हो जाए वीडियो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं तुम्हें बता के रहूँगा उसके बारे में। देखो सबसे पहले मैं आपको CFI के बारे में बताता हूँ। CFI का मतलब होता है आपका सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, देखो ये वो तरीका है जिसके ज़रिए हम लोग अपने आप को फंड करते हैं। मतलब इट्स ए फंडिंग एरिया फॉर, मतलब एक लीगल तरीके से फंड करा जाता है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है और यहाँ पर नॉर्मल बैंक अकाउंट्स होते हैं, जैसे कोई भी आपके बैंक अकाउंट हो, ठीक है। देन उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर सबसे मेन चीज़ क्या होती है? डिपॉजिट्स, ठीक है। डिपॉजिट्स होते हैं। डिपॉजिट्स कैसे होते हैं? जैसे आपके फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे आपके रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे आपके टॉयज डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपके एज एमलगमेंट डिपॉजिट्स होते हैं। अलग अलग तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं, लेकिन पब्लिकली सिर्फ 2 ही डिपॉजिट्स हैं। उसमें से पहले एक ही होता था फिक्स डिपॉजिट, उसके बाद ये रिकरिंग डिपॉजिट आया, एंड बाकी तो पब्लिक है ही नहीं जनरली। बस आप इनको नाम ही सुनो ज़्यादा अच्छा है, वो थोड़े अलग लेवल की चीज़ें हैं। तो इनमें क्या होता है कि हमें अपने सेविंग का इंटरेस्ट मिलता है। बैंक वो पैसा बाकी लोगों को लोन देता है जो हम सेव करते हैं। जब हम FD कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, तो ये पैसा जो भी हमारे सेविंग अकाउंट में होता है, ठीक है, जो हमारे सेविंग अकाउंट में होता है, वो पैसा बैंक इंटरेस्ट देता है उस अकाउंट पर, क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल बैंक क्या करता है, बैंकिंग सिस्टम के जरिए लोन देता है बाकी के लोगों को, और उस पर उन लोगों से इंटरेस्ट लेता है। दोनों के बीच में बैंक को करीब 3 से 4% का प्रॉफिट होता है, हर लोन पर, हर FD पर, दोनों जगह पर उसे प्रॉफिट होता है। तो साल के एंड में बैंक हमेशा प्रॉफिट में रहता है, तब तक जब तक कोई पैसा लेके बैंक का ना भाग जाए किसी और कंट्री में, तब तक बैंक प्रॉफिट में ही रहता है, और सारे बैंक प्रॉफिट में रहते हैं। बहुत कम है जिनके अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोन सब देते हैं। अब इसमें जो बैंकिंग सिस्टम है, ये मैं तुम्हें बताऊं सबसे बेकार, वर्स्ट, वन ऑफ द वर्स्ट बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। वन ऑफ द वर्स्ट, सबसे बेकार बैंकिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये जो बेकार बैंकिंग सिस्टम होता है ना, इसकी वजह से फंड्स मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। कई सारी वेरिफिकेशन मांगते हैं, चीज़ें मांगते हैं, ठीक है। फिर इसमें कुछ भी आप कल को इन्हें लिक्विड करोगे, रिकरिंग डिपॉजिट्स को या फिक्स डिपॉजिट को, इसमें टैक्स लगेगा, TDS लगेगा, हर एक चीज़ लगेगी। तो इससे FD नहीं बचेगी, कुछ बाहर ही निकल गया है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। अब बात करते हैं ऐसे फाइनेंस की जहां पर इसका बैंकिंग सिस्टम का मतलब ही खत्म है। दिस टोटली बिटवीन वन एंड अस, किसी एक और हमारे बीच में है, कोई तीसरा नहीं इन्वॉल्व होता। सेंट्रलाइज का मतलब है दिस इज टोटली रिपोर्टेड टू सेंट्रल अथॉरिटीज, ठीक है। ये किस काम में आएगा? कुछ काम का सिखाओ भाई, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। मेरे पास है तो मैं इसके बारे में नॉलेज रखता हूँ, ओके। अब तुम्हारे पास नहीं है, तुमने बनाया नहीं, कुछ सीखा नहीं लाइफ में, तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, ओके। यो, अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में बताता हूँ। इसीलिए पैसा नहीं, क्योंकि ये सिस्टम जानते नहीं हो ना, इसलिए नहीं है, बस ये समझो। जानते होते तो फिर मुझे या मेरे जैसे को बताना थोड़ी होता, फिर तुम भी किसी को बता रहे होते, ओके। सो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अब डेफी के बारे में। डेफी का मतलब होता है आपका डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। एक्सचेंजेस भी होते हैं जिन्हें हम लोग, बताता हूँ आगे क्या बोलते हैं।
बताता हूँ आगे क्या बोलते हैं। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ठीक है। मैंने इन्हें बहुत यूज करा है, बहुत, ठीक है, मैंने इन्हें बहुत ज्यादा यूज करा। इनको करने के लिए डैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जिसकी कंट्रोल किसी गवर्नमेंट के पास नहीं होती, ठीक है, जिसकी कंट्रोल किसी गवर्नमेंट के पास नहीं होती। इट्स जस्ट टोटली ब्लॉक्स के अंदर होता है। जैसे ब्लॉकचेन होती है ना, एक ब्लॉक है और मेरा एक ब्लॉक है, बस हम दोनों के बीच में रहेगी ये बात, और किसी के बीच में नहीं, ठीक है, ठीक है। जैसे व्हाट्सअप की दुनिया में आप उसको बोलते हो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है ना, वो जनरली ब्लॉकचेन का ही पार्ट है, आप कह सकते हो एक पार्ट जो है ब्लॉकचेन का। वो अलग बात है कि यार फिर भी उसको एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ऐसा। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कैसे, अब यहाँ ये यूज कैसे होती है, यहाँ पर भी हमें एपीआर, एपीवाई, यील्ड, लिक्विडिटी पूल्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल लेवल पर। जैसे अगर मैं नॉर्मल एथेरियम की बात करूं तो एथेरियम में करीब 4% का, एथेरियम की खुद की 4% जो है वो एपीआर देती है, साल का एपीआर डिपॉजिट करने पर देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना, क्योंकि भाई इसका प्राइस फिक्स तो है नहीं, बढ़ता घटता रहता है। तो ये अगर भी प्रॉफिट में हो भी गया ना तब भी लॉस ही होता है, इसलिए इसमें थोड़ी ये दिक्कत होती है। कल को अगर इथेरियम बेचा और उसका प्राइस कम हो गया तो हमें सिर्फ 4% इंक्रीज होकर मिलेगा जनरली, अगर वो 4% ना होके, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा मूव करती है। समझ में आया? लेकिन इट्स यहाँ पर कुछ नहीं है, 4% होता है एंड देन इसको वेट करके निकल सकते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसकी, ये तो बस मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, इसको हम एफडी बोलते हैं एक तरह की, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी मीम कॉइन्स। मीम कॉइन के बारे में सब जानते हो? जानते हो मीम कॉइन्स के बारे में? पता, हर दिन एक बंदा मीम कॉइन से मिलियनेयर बन जाता है, और दिस इज रियल, इट्स रियल। हर दिन एक बंदा मीम कॉइन से मिलियनेयर बन ही जाता है, लेकिन वो इंडिया के नहीं होते ना, दुबई में, गल्फ कंट्रीज में, अलग अलग जहाँ पर क्रिप्टो अलाउड है वहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। इट जस्ट आप कह सकते हो कि या तो ये किसी इनसाइडर इंफॉर्मेशन की वजह से होता है, या फिर जिसके पास अच्छा खासा पैसा होता है ना, वो सारे मीम कॉइन खरीद लेता है जो कि नए नए लॉन्च होते हैं। उनमें से कोई भी एक अगर अच्छा खासा ऊपर चला जाता है ना, जैसे कोई पॉइंट 0.000000001 पे प्राइस चल रहा है, ये पंप कर गया, ये 0.1 आ गया ना, और उसने सिर्फ $1 लगाया हुआ है, तो तुम समझ लो वो मिलियनेयर बन गया। दिस इज टोटली, इसे रग पुल भी कहते हैं, लेकिन इट्स रियल, होता है ये, ठीक है। आप देख सकते हो, इसके लिए कोइन मार्केट कैप की वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर आपको एक से एक कोइन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जनरली, ठीक है। आई विल शो यू कैसे कोइन कोइन होती है, जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर मेरा थोड़ा बहुत था, मेरा भी पोर्टफोलियो था, लेकिन अभी लॉग आउट हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पोर्टफोलियो नहीं, कोइंस। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको गेनर्स, मोस्ट विजिटेड, इन सब के बारे में, जैसे आप देखोगे 24 घंटे में 2000%, ये सारे मीम कॉइन्स हैं, इनकी वैल्यू देखो, ये देखो वैल्यू आपको दिख रही है 0.000000649 ऐसे करके होता है। तो ये बहुत रिस्की होते हैं जनरली देखा जाए तो, क्योंकि हर कोई कोइन ऐसे उठता नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं कि हाँ मैं 1000 कोइन पकड़ रहा हूँ और मैं $1 सब में यूज़ कर रहा हूँ, अब कौन कब उठ जाए और कब नीचे गिर जाए उनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट इट्स टोटली पॉसिबल होता है, ठीक है। अब जैसे 1 घंटे पहले ये कोई कॉइन है 300%, 150% उठा है ये करीब, तो ये हैं चीज़ें, ये जस्ट आपकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे होती है। इनको खरीदने के लिए डेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोई कोई कॉइन्स होते हैं जो किसी ऑथोराइज्ड एक्सचेंज पर भी लिस्टेड होते हैं, जैसे कि आपका बाइनेंस हो गया, इन सब पे भी आते हैं, लेकिन वो जब तक आते हैं ना तब तक उनकी वैल्यू कम हो जाए। जैसा आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले जो कॉइन आया था, सारे इन्फ्लुएंसर ने बात करी थी उसके बारे में, ठीक है। लोग कहते हैं हमने मज़े मज़े में ख़रीद लिया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या है, क्योंकि मैं ऐसे मज़े मज़े वाले काम नहीं करता इस फील्ड में, इट्स मनी, तो इसमें सोच के कहा पीआई कॉइन, हाँ बिल्कुल पीआई नेटवर्क जो था एक तरह का, याद आ गया मुझे, ठीक है। तो इट्स टोटली आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें नहीं, इसमें देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, जस्ट आपको बताने के लिए कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं।
ओके, सो इट्स ए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, दिस इज ए डेक्स। तो ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो पॉजिटिविटी यही है, लेकिन ये ना ऐसी जगह पे जहाँ पर ये सब चीज़ें लीगल होती हैं, लेकिन पता होनी चाहिए। अब इसमें क्या है कि इसमें क्रिप्टो को ट्रांजैक्ट करने के लिए गैस फीस लगती है, ठीक है। गैस फीस बड़ी ही बेकार चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो ये सबसे दुख देने वाली चीज़ है। गैस फी मतलब जब भी किसी करेंसी को किसी करेंसी में भेजते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे बिटकॉइन को सबसे ज़्यादा महंगा गैस फी वाला एसेट बोलते, सबसे महंगी गैस फी। इसमें 50-50, 55-55 हज़ार तक की जो है गैस फी चली जाती है सिर्फ भेजने में, ठीक है। समझ में आया? दिस इज लेकिन इन मीम्स कॉइन्स का भी एनालिसिस होता है, इन मीम्स का भी एनालिसिस होता है। इट्स पॉसिबल कि हम लोग इसका एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनका एनालिसिस नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ट जिसमें होगा उसमें हम होंगे, और जिसमें हम होंगे उसे सॉल्व कर लेंगे। बट उनके चार्ट थोड़े से ना मैनिपुलेटेड रहते हैं, तो उनमें कैसे भी हो जाता है। ओके गाइज, सो अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो 50% जोन है मार्केट उसको यूज़ कर लेती है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। मैंने आपको टोटली बताया था यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरा जोन है, एंड यू कैन सी इसी जगह मार्केट ने 50% यूज़ करा है और अपने हाई को यहाँ ब्रेक कर दिया है, एंड देन अबाउट यहाँ पर ब्रेक कर रही है, ठीक है। दिस इज अवर टोटली। ये ऐसा क्यों यूज़ किया मैंने, क्योंकि देखो यहाँ क्या था कि जो कैंडल थी ना आपकी यहाँ पर जो बन रही है, ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल बहुत कमज़ोर हो गई थी। मैंने इसको मेजर करके दिखाया था, यस और नो। एक कैंडल कमज़ोर हो गई, उसके बाद सप्लाई आधी हो जाती